माय नेम इज विजय विद्यासागर भैया, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ये नहीं मालूम है अभी कि कौन सा बुक फॉलो करना है नीट के लिए, कौन सा बुक बेटर है या कौन सा टेस्ट सीरीज बेटर है या कौन सा कोचिंग बेटर है। उसमें कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करे, कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, कौन सा बुक यूज करे, क्योंकि इतना सारा बुक्स है, इतने सारे टेस्ट सीरीज है, इतने सारे कोचिंग्स है कि समझ में नहीं आता है कि कौन सा फॉलो करना चाहिए और कौन सा फॉलो नहीं करना चाहिए। तो सच ऐसा तो नहीं है कि कोई बुक खराब है या कोई बुक अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह पढ़ना चाहते हो या आपका स्ट्रेटेजी क्या है पढ़ने का। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने कौन सा बुक यूज किया था, मैंने कौन सा टेस्ट सीरीज यूज किया था, मैंने कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया था, कौन सा मतलब एक ही कोचिंग ज्वाइन किया था, और कौन से बुक यूज किए थे और कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में थोड़ा इस बारे में बात करेंगे क्या अभी से मतलब 16 फरवरी से अगर हम प्रिपेयर करते हैं, जितना प्रिपरेशन कर लिया अब तक वो तो ठीक है, जितनी कोशिश अब तक कर ली वो ठीक है, लेकिन 16 फरवरी के बाद से लेके ये जो टाइम हमारे पास है नीट तक, क्या इस टाइम में हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं, कि हम लोग बहुत ज्यादा मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं इस बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन सा बुक मैंने फॉलो किया था नीट के लिए। तो अगर हम बात करें कि बुक्स में, अगर हम बात करें कि बुक्स में हम लोगों ने कौन सा बुक फॉलो किया था, डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए बुक पढ़ना चाहते हैं। क्या आप थ्योरी के लिए बुक पढ़ना चाहते हैं, क्या आप टेस्ट मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक यूज करना चाहते हैं, या आप पीवाईक्यू करने के लिए बुक यूज करना चाहते हैं। पहला पॉइंट, अगर आप थ्योरी पढ़ने के लिए बुक पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे बेटर बुक तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से बढ़िया बुक और कुछ है नहीं और ना ही कुछ होगा। एनसीईआरटी बेटर बुक है, किसी भी बुक का थ्योरी आप पकड़ लो, अल्टीमेटली बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी का लाइन उठ के ही आएगा, कोई दूसरे बुक के लाइन से तो नहीं आने वाला है। तो बहुत लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या फिजिक्स के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्या हमें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कौन से चैप्टर्स, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो हो सके तो सारे ही चैप्टर्स, सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बेटर है। लेकिन अगर आप पूछोगे कि कौन से किस सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला बायोलॉजी की एनसीईआरटी को बहुत ही थोरली, बहुत ही अच्छे से क्लियरली रीड करना, समझना, उसकी एक एक लाइन को समझना, एक एक लाइन क्या कहना चाहता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि बिना लाइन को समझे आगे बढ़ जाते हैं, ये नहीं करना है। एक एक लाइन को समझना है, उस लाइन में क्या लिखा है, उसमें कोई डेप्थ है क्या, उसमें कोई डेप्थ कंसेप्ट है क्या, और समझने की बहुत जरूरत है। एनसीईआरटी के एक एक लाइन से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, और वो चीज हम लोगों ने नीट 2022 में देख लिया है। जो मेरा अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था नीट 2022, उसमें हम लोगों ने देख लिया है कि बायोलॉजी के एनसीईआरटी के एक एक लाइन से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और मुश्किल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वो लास्ट ईयर के पेपर में हम लोगों ने देख लिया है। तो पेपर मुश्किल हो सकता है अगर एनसीईआरटी के एक लाइन से क्वेश्चन आए, तो एनसीईआरटी की एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को 3 से 4 बार रीड करना, उसको समझना, उसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, एनसीईआरटी के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीजें लिखी हुई है। एनसीईआरटी की बायोलॉजी, एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग सेम है, रीड करने का पैटर्न सेम है, बिकॉज एनसीईआरटी का एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को बाय हार्ट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ का रिएक्शंस पढ़े, क्या हमें ऐसा रिएक्शंस पढ़ना है जो एनसीईआरटी के बाहर का है। ये देखा गया है कि एनसीईआरटी के बाहर के रिएक्शंस अक्सर नहीं पूछे जाते हैं, जो भी रिएक्शन पूछा जाता है एनसीईआरटी के अंदर से ही पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी के क्लास 11-12 में जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस दिए हैं उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक के लिए जो भी रिएक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक की तो पूरी एनसीईआरटी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन याद करना बहुत जरूरी है। क्लियर है, ये थ्योरी की बात होगी। अगर हम सेकंड बात करें कि पीवाईक्यूज के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सर पीवाईक्यूज करना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज करना। मैंने पर्सनली एमटीजी के बुक्स को फॉलो किया था पीवाईक्यूज के लिए। 32 ईयर्स का जो बुक्स आता है बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के केमिस्ट्री के लिए, वो बुक्स मैंने फॉलो किया था। लेकिन हो सके तो लास्ट 10 to 12 ईयर्स के ही क्वेश्चन करे, क्योंकि लास्ट 32 ईयर्स के क्वेश्चन अब रिलेवेंट नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 20 साल पहले जो चल रहा था अभी वही ट्रेंड चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो लास्ट 10 to 12 ईयर्स के अगर क्वेश्चंस करोगे, या लास्ट 4 to 6 to 5 ईयर्स तक के अगर क्वेश्चंस करोगे, तो ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इस साल या रिसेंटली कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट 32 ईयर्स अभी रिलेवेंट नहीं रहा है, 10 to 12 ईयर्स के क्वेश्चंस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली 32 ईयर्स के करो, तो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। लेकिन अगर टाइम नहीं है, टाइम का कमी है, तो डेफिनेटली लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस करोगे तो भी चल जाएगा। ये होगी पीवाईक्यूज की बात। उसके बाद लास्ट में आता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। बहुत कंफ्यूजन होता है सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, समझ में नहीं आ रहा है।
क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो बहुत सारा सोर्स है, इंटरनेट आपके पास है, इतना सारा सोर्स है, आप यूट्यूब का कोई भी टीचर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। लेकिन अगर आपको किसी बुक से ऑफलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मैंने सिंगेज का बुक फॉलो किया था, फिंगर टिप्स फॉलो किया था, लेकिन इन दोनों से ही बेटर मुझे लगा था एलन का मॉड्यूल। जो एलन का मॉड्यूल है उसको मैंने फॉलो किया था। मुझे ये नहीं पता कि दूसरे कोचिंग का मॉड्यूल कैसा है, क्या नहीं है, लेकिन एक बात मैं श्योर हूँ कि एलन का मॉड्यूल में बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है। अगर एलन का मॉड्यूल पूरा करके जाते हो तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और बहुत मार्क्स इंप्रूव होने वाला है। तो मैंने सिंगेज भी फॉलो किया था, फिंगर टिप्स भी फॉलो किया था, एमटीजी का फिंगर टिप्स फॉलो किया था, ये एमटीजी वाला फिंगर टिप्स है, एमटीजी का फिंगर टिप्स फॉलो किया था, सिंगेज फॉलो किया था, एलन का मॉड्यूल फॉलो किया था। ये दोनों स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया था, सिंगेज और फिंगर टिप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया था, लेकिन एलन का जो मॉड्यूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, हर एक क्वेश्चन किया था। ओके, सो अभी आगे बात करने वाले हैं कि हम लोगों ने, ये तो बात हुई है कि हम लोगों ने, मैंने कौन सा बुक फॉलो किया था। अब हम बात करेंगे कि मैंने कौन सा टेस्ट सीरीज फॉलो किया था या कौन सा टेस्ट सीरीज अच्छा है, मुझे कैसा लगा, उसका फीडबैक क्या है, उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज कौन सा फॉलो किया था। डेफिनेटली टेस्ट सीरीज में हमारे पास पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज मैंने फॉलो किया था। पीडब्ल्यू का जो टेस्ट सीरीज था, बैच के अंदर जो टेस्ट सीरीज था वो फॉलो किया था। एलएन का रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज फॉलो किया था, जो एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, डीएलपी है, जिसका मतलब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। वो क्या था, कैसे था, वो बात करेंगे। आकाश का सीएसटी बोल के टेस्ट सीरीज आता है, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट। आकाश का वो सीएसटी टेस्ट मैंने दिया था, और हालांकि मैंने खरीदा नहीं था, टेलीग्राम से निकाला था। वो टेलीग्राम में बहुत सारे चैनल्स है जो ऐसे टेस्ट सीरीज दे देते हैं, तो वहां से ये टेस्ट सीरीज। जो बात करें पीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज के बारे में, पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज हम लोगों ने थोड़ी पूरे साल ही, जब से प्रिपरेशन किया है मैंने, तब से ही मैं पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज देते रहता था। पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज बेटर है, अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है, बट हालांकि कभी कभार थोड़े बहुत क्वेश्चंस में गलती हो जाती है। हालांकि कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में गलती हो जाती है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, या तो थोड़ा बहुत एरर्स रहते हैं पीडब्ल्यू के टेस्ट में। सेकेंडली एलएन का अगर हम टेस्ट की बात करें, एलएन का ये रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज था। मुझे एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना था, और मेरे हिसाब से सबको एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही चाहिए। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उनका टेस्ट सीरीज में ऑफलाइन टेस्ट होता ही होगा। लेकिन जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हो सके तो कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो अपने घर के पास, ताकि तुम्हें ऑफलाइन टेस्ट देने का फील मिले। बिकॉज आप पूरे साल घर में बैठ के एग्जाम दोगे, और डायरेक्ट एग्जाम नीट के दिन आप पूरे लोगों के सामने 3 घंटा बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन हो जाता है। इसलिए हो सके तो कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, और उसको पहले देख लो कि कैसा फील होता है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में। इसलिए मैंने एलन का जो रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन किया था। बहुत कॉस्ट नहीं है, एक लो कॉस्ट में ये टेस्ट सीरीज आता है, और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और इसको दिया था, और इसने बहुत मेरे मार्क्स इंप्रूव करे हैं, और इसने बहुत सारे मेरे कंसेप्ट बिल्डअप किया है। फाइनली आकाश का टेस्ट सीरीज, जिसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, सबसे ज्यादा मतलब बोलूंगा कि हेल्पफुल था मेरे लिए, बिकॉज आकाश का ये सीएसटी नाम का टेस्ट सीरीज ने मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स इंप्रूव करे हैं। ठीक है, तो अक्सर पूछते हैं लोग कि आपका सबसे लोएस्ट मार्क्स कितना आया और हाईएस्ट मार्क्स कितना है टेस्ट सीरीज में। एलएन का जो टेस्ट सीरीज था उसमें मेरा लोएस्ट मार्क आया था कुछ 460 काइंड ऑफ, और हाईएस्ट मार्क आया था 590, मुझे भी याद है। मैं टेंशन में आ गया था कि 600 के ऊपर मार्क्स नहीं बढ़ रहे। लेकिन जब आकाश का टेस्ट सीरीज दिया, मेरे लोएस्ट आए थे 502, एकदम लोएस्ट मार्क्स था ये, और हाईएस्ट मार्क मेरा 633 आया था। तो फाइनली लास्ट में मैंने पहले पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज दिया, फिर एलन का टेस्ट सीरीज दिया, और फिर आकाश का टेस्ट सीरीज दिया था, और आकाश के टेस्ट सीरीज में मेरे बहुत मार्क्स इंप्रूव हुए थे। तो ये फाइनल बात है कि मैंने कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। तो फाइनली लास्ट में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि मैंने कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया था। क्या मैंने बहुत बड़ा कोचिंग ज्वाइन किया था, मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, क्या मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, या मैंने घर में बैठ के पढ़ाई करी थी। अगर हम बात करें कोचिंग के बारे में, तो पहला सवाल तो ये आता है, और क्या ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग का बराबरी कर सकता है? इस टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत सारे नीट एस्पिरेंट के दिमाग में चलता रहता है। क्या ऑफलाइन बेटर है, क्या ऑनलाइन बेटर है, क्या ऑफलाइन में मुझे समझ में नहीं आएगा, क्या मुझे ऑनलाइन में समझ में नहीं आएगा, क्या ऑनलाइन का कॉस्ट कम है इसलिए ये ले लूँ, क्या ऑफलाइन में ज्यादा फैसिलिटी है इसलिए ज्यादा पैसा लेके मैं ऑफलाइन ले लूँ। बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या ज्वाइन करें। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हो, उस पर डिपेंड करता है कि ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन बेटर है। डिपेंड करता है आप किस तरह के स्टूडेंट हो। अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हो, आपको एक मेंटर की जरूरत है, आपको ऐसे एक टीचर की जरूरत है जो आपको बार बार बोलते रहे कि क्लास में जाओ, क्लास करो, पढ़ो,
मोटिवेशन की रेगुलर जरूरत हो तो डेफिनेटली आपको ऑफलाइन ही ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज ऑनलाइन में आपको कोई बोलने वाला नहीं होता है कि आज क्लास करना ही पड़ेगा, आज तुम्हें 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक क्लास करना ही पड़ेगा, ये तुम्हें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ऐसा बोलने वाला कोई नहीं होता। और ऐसा नहीं होता है कि आप ऑनलाइन में पहला प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपको कोई बोलने वाला नहीं होता। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो तो ही आप ऑनलाइन ज्वाइन करो, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तो आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। मैंने क्या ज्वाइन किया था, मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था क्योंकि जो मेरा पहला अटेम्प्ट था मैंने ऑनलाइन कोचिंग करने का रीजन क्या था पहले ये समझते हैं। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था वो पहला अटेम्प्ट मेरे बिना कोचिंग का था। मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी पहले अटेम्प्ट के लिए, लेकिन नीट के लास्ट 2 महीने में, नीट के एग्जाम के लास्ट 2 महीने में मैंने यूट्यूब पे एक सीरीज फॉलो किया था, फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू का एक सीरीज फॉलो किया था जिसका नाम था उम्मीद सीरीज को फॉलो करने के बाद लास्ट में मेरे जो मार्क्स है वो 452 आए थे। पहला अटेम्प्ट मेरा गया 452 मार्क्स के साथ। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट लिया, सिर्फ 2 महीना पीडब्ल्यू में उम्मीद बैच में पढ़ने के बाद अगर मैं इतना कंसेप्ट सीख पाया तो इसका मतलब है कि अगर मैं पीडब्ल्यू से अच्छे से पढ़ता हूँ एक साथ तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा। ये समझ के मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया पीडब्ल्यू, बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट में। पीडब्ल्यू का जो ये बैच था वो 4000 या तो शायद 3800 रुपीज का था, मुझे याद नहीं है। 4000 तो 3800 रुपीज का ये बैच था। यकीन 2.0 इस बैच का नाम था और इस बैच ने मेरी जिंदगी बदली है। पीडब्ल्यू ने मेरी जिंदगी बदली है, पीडब्ल्यू के टीचर्स ने मेरी जिंदगी बदली है। आज जो भी हूं मैं, क्लास 12 के स्टूडेंट से, एक ड्रॉपर से एक एमबीबीएस बनने का सफर सिर्फ और सिर्फ यकीन 2.0 के बैच के टीचर्स, फिजिक्स वाला का पूरा टीम की वजह से हो पाया। तो सेकंड अटेम्प्ट पे मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था, यकीन 2.0 बैच ज्वाइन किया था। और मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस बात पे कि मैंने कौन सा टीचर पीडब्ल्यू के कौन से टीचर्स कौन से सब्जेक्ट के लिए फॉलो किया था, मैं बाद में एक बार बता दूंगा। लेकिन अल्टीमेट पॉइंट ये है कि मैंने कोचिंग ऑनलाइन ज्वाइन किया था। लेकिन क्या बेटर है, ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन बेटर है, ऐसा कोई बात नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। तो ये हो गई कोचिंग की बात, टेस्ट सीरीज की बात कर ली, बुक्स की बात कर ली हम लोगों ने। लास्ट में बात आता है कि इज इट स्टिल पॉसिबल। तो आखिरी पॉइंट पे आते हैं, जो आखिरी हम लोग का सवाल था, इट इज स्टिल पॉसिबल। आज 16 फरवरी है, क्या 16 फरवरी से लेके अगला जितना भी टाइम हमारे पास है, 7 मई को एग्जाम है, 7 मई के पहले जितना भी टाइम हमारे पास है, क्या इस टाइम के अंदर अभी भी मार्क्स इंप्रूव किया जा सकता है, क्या अभी भी कंसेप्ट बिल्डअप किया जा सकता है, क्या अभी भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की जा सकती है? इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यस। 100% यस इसका जवाब है। आप डेफिनेटली यहाँ से मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, आप डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारा कंसेप्ट बिल्डअप कर सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपने मार्क्स को बहुत ऊपर लेके जा सकते हो, अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हो यहाँ से। अगर आज आप सोच रहे हो ना कि मैं 500 ला सकता हूँ, मैं 550 ला सकता हूँ, ये जो 70 डेज आपके पास है, ये जो 75 डेज आपके पास है, खूब लग के मेहनत करिए। ये मार्क्स 550 से लेकर 650 भी पहुंच सकते हैं और अगर ज्यादा मेहनत करेगा तो 670 680 तक भी जा सकते हैं। अगर हम देखें क्या अभी भी ये पॉसिबल है, क्या अभी भी यहाँ से अच्छा मार्क्स लाना उम्मीद कर सकते हैं? सर मेरे मार्क्स 300 आ रहे हैं, क्या मैं अभी भी कर सकता हूँ? क्या मेरे मार्क्स 400 आ रहे हैं, सर मेरे मार्क्स 250 आ रहे हैं, सर मेरे मार्क्स 150 आ रहे हैं, उससे बढ़ ही नहीं रहे हैं। जिसका 150 आ रहा है लास्ट 70 डेज में आगे बढ़ के 450 500 कर सकता है। जिसका मार्क्स 200 आ रहा है वो आगे 74 डेज में मेहनत करके 500 600 कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास आज कमा रहे हैं तो कल भी कमाएंगे, परसों भी कमाएंगे, मेहनत करने के बाद भी कमाएंगे, ऐसा नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हार्ड वर्क कभी भी कहीं नहीं जा सकता। हार्ड वर्क वेस्ट कभी नहीं हो सकता, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं हो सकती, मेहनत कभी वेस्ट नहीं हो सकता, वो घूम के आपके पास आएगा। आप ये जो 74 डेज है उसमें मेहनत करिए। आज 16 फरवरी है, आज 16 फरवरी है, 16 से 28 तक आपके पास 13 दिन है। मार्च के महीने में 31 डेज है, अप्रैल के महीने में 30 डेज है। तो 74 डेज का टाइम अभी भी आपके हाथ में है। अगर मैं अपना पूरा सिलेबस 6 से 7 महीने के अंदर कर सकता हूँ तो 74 डेज के अंदर आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। जिसका मार्क्स आज 150 आ रहा है, 200 आ रहा है, 300 आ रहा है, वो डेफिनेटली आगे जाके 600 तक कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, हार्ड वर्क और फोकस, डिटर्मिनेशन और कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है यहाँ पे। और कंसिस्टेंसी इज द की, हर टीचर कहता है कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट रहोगे
तभी हो पाएगा। नीट का पूरा गेम कंसिस्टेंट पे ही बेस्ड है। अगर कंसिस्टेंट रह सकते हो, अगर पेशेंस है आपके अंदर टिकने का, तो डेफिनेटली हो सकता है। मार्क्स कम आ रहे हैं, स्टिल अगर आप मेहनत कर रहे हो तभी आपसे हो पाएगा। अगर आप आज 300 आ रहे हैं, आज 250 आ रहा है, आपका मार्क्स गिर गया 100 मार्क्स से, आप टेंशन में आ गए, आप सेल्फ डाउट में आ गए, फिर पढ़ना छोड़ दिया, इस तरह से नीट क्रैक करना इस साल तो क्या अगले साल भी असंभव है। टेंशन में आना, डाउट करना अपने ऊपर, सेल्फ डाउट करना अपने ऊपर, इससे नीट क्रैक नहीं हो सकता है। कितना भी मार्क्स आ रहा है नहीं सोचना है, क्योंकि लास्ट 74 डेज में सोचने से अच्छा तो मेहनत करते हैं। आपसे 200 मार्क्स आ रहे हैं, अभी आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं। अभी अगर आप बैठ के आप बात कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, टीचर्स को डीएम कर रहे हो, दोस्तों को डीएम कर रहे हो कि मेरे 200 मार्क्स आ रहे, 300 मार्क्स आ रहे, क्या करूँ क्या करूँ, एक ही ऑप्शन है, पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो गलत है उसको सही करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो सोचने में टाइम वेस्ट बर्बाद ना करे कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा। ये सोचने से अच्छा ये टाइम मेहनत में लगाए, ये टाइम फाइट मारने में लगाए, ये टाइम इस नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी करने में लगाए, तो ये आपका हो पाएगा। और इज इट स्टिल पॉसिबल? डेफिनेटली इज पॉसिबल। अगर हार्डवर्क कर सकते हो, अगर नीट जैसे इस बड़े एग्जाम के लिए मेहनत कर सकते हो, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। मेहनत करो, लगे रहो, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करो, मैं हूँ हेल्प करने के लिए। थैंक यू। अब तुम्हारे आस पास आ रही